अफसोसनाक सूरत हाल जो देखने में आई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अदालती कार्रवाई पर असरअंदाज होने के लिए और मनपसंद फैसला लेने के लिए हस्ब मामूल और हस्ब रिवायत अदलिया और मुअज़्ज़ज़ बेंच के ख़िलाफ़ झूठा, मज़मूम और शर्मनाक प्रोपोगंडा शुरू कर दिया और सोशल मीडिया पर भी एक भरपूर कैंपेन अदलिया और ऑनरेबल जजेस के ख़िलाफ़ शुरू कर दी गई। ये इंतहाई काबिल मज़म्मत है और मैं ये कहूँगा कि ये जो अदालती कार्रवाई है उस पर असरअंदाज होने की कोशिश है, अपना मर्ज़ी का फ़ैसला लेने की ये कोशिश है। और अगर आप देखें तो अभी कोई फ़ैसला आया भी नहीं है, उससे पहले आप मुतनाज़ा बना रहे हैं अदालती कार्रवाई को। और मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अब ये रिवायत बन चुकी है, कोई भी इदारा उनके रकीक हमलों से महफूज नहीं है, खा वो फ़ौज का इदारा हो। उसके हवाले से आपने देखा कि माजी में और बिलखुसूस माजी करीब में इमरान खान साहब और उनकी पूरी टीम जिस अंदाज से हमला आवर हुए हैं वो इंतहाई काबिल मज़म्मत है। पाकिस्तान की तारीख़ में कभी नहीं हुआ कि फ़ौज और उसके सरबराह के ख़िलाफ़ इस तरह की ज़बान इस्तेमाल की जाए, सोशल मीडिया पे उनके ख़िलाफ़ बाकायदा ट्रेंड्स चलाए जाएँ और फिर जब फ़ौज के सरबराह रिटायर हो जाते हैं तो उसके बाद उन पे इल्ज़ामात का एक नया चैप्टर खोल दिया जाता है। ये पाकिस्तान की तारीख़ में कभी भी ना किसी सियासी जमात ने, ना कभी किसी सियासी लीडर ने किया। हत्ता कि आप देखते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मिसाल ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को मार्शल लॉ के दौर में फांसी की सज़ा दी गई। आज भी सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के हवाले से कोई उसे जस्टिफाई नहीं कर पाता, लेकिन उसके बावजूद फ़ौज और उसके सरबराह के ख़िलाफ़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी कभी ना वो प्रोपेगेंडा किया, ना वो अल्फाज इस्तेमाल किए और ना इस तरह के शर्मनाक ट्रेंड्स चलाए गए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चलाए हैं। एस्टैब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ पार्लिमान, उस पर जिस तरह लानतें भेजी गई, जिस तरह उसका मजाक उड़ाया गया, वो सब आपके सामने है। अदलिया, जब फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ आया किसी भी फोरम पे, अदलिया के किसी भी फोरम पे, तो जजेस के ख़िलाफ़ जो ट्रेंड्स चलाए गए वो बातें अब मीडिया के सामने कर नहीं सकते। और जिसकी अभी एक झलक अभी आपको नज़र आ रही है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑनरेबल बेंच और अदलिया के ख़िलाफ़ कैंपेन बलदियाती इलेक्शन के केसेस के हवाले से चलाई जा रही है। इसी तरह इंतज़ामिया 2014 का आपको धरना और इंतज़ामिया के हवाले से इमरान खान साहब और उनकी पूरी टीम के अल्फाज और उनकी बातें सब आपको याद हैं। और इसी तरह आप जो हमारे भाई सामने बैठे हैं जिनका ताल्लुक मीडिया से है, मीडिया के ख़िलाफ़, सहाफ़ियों के ख़िलाफ़, एंकर्स के ख़िलाफ़, अगर कोई भी उनकी हुकूमत हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ना हो, अगर कोई सच बात करने की कोशिश करे, अगर कोई सच बात लिखने की कोशिश करे, उस सहाफ़ी के ख़िलाफ़, जर्नलिस्ट कम्यूनिटी के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा और जो गलीज़ इल्ज़ामात लगाए गए और लगाए जा रहे हैं मुसलसल, वो सब आपके सामने है। जो पॉलिटिकल लीडरशिप है पाकिस्तान की, उनके ख़िलाफ़ जो जो बातें की गई, जो जो नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए, वो आपके सामने है। 2014 से इमरान खान साहब और उनकी पूरी टीम, मैं ये कहूँगा कि जिस तरह पाकिस्तान में अखलाकियात की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, और अगर कोई कहे कि पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब से क्या नुकसान पहुँचा, तो मैं ये कहूँगा कि जो हमारे मॉरल वैल्यूज़ को करप्ट किया गया, जो हमारी अखलाकी कदरों को पामाल किया गया, सियासत जो पाकिस्तान में एक हयादारी और वफादारी के साथ की जाती थी, उस कल्चर को तबाह किया गया, पॉलिटिकल फाइबर को डिस्ट्रॉय किया गया। और ये वो नुकसान है जो मैं अपनी नौजवान नस्ल में भी देख रहा हूँ। और यकीन करें कि साल नहीं, पता नहीं कितने साल लगेंगे कि हमें ये ख़राबी जो इस तहज़ीब की, कल्चर की और एक महज़्ज़ब मुआशरे के अंदर जो डेंट इन्होंने डाला है, उसको कितने सालों में रिकवर किया जाएगा, इसके बारे में अभी अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। क्योंकि कौन उस ट्रैक पे लेके आना, मुआशरे के अंदर दोबारा वो अक़दार पैदा करना, ये कोई आसान काम नहीं है। और इसकी मिसाल आपको उनकी जलसों की तकारीर, उनकी टॉक शोज़, उनकी मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया की कोई हद ही नहीं है। लिहाजा मैं ये कहूँगा कि सबसे ज़्यादा नुकसान जो है
वो उन्होंने मुआशरे को और पाकिस्तान को इस हवाले से पहुँचाया है। और कोई भी महकमा, कोई भी इंस्टीट्यूशन, मैंने नाम ले लेके एक आपको बताया, कोई भी इनकी इन हमलों से महफूज नहीं रहा। और आज जिस केस की मैंने बात की जो अभी ज़ेर समाअत है, उसके हवाले से जो शर्मनाक और झूठे ट्रेंड्स चलाए जा रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे गुफ्तगू की जा रही है, उसकी भी हम शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। जहाँ तक बलदियाती इंतखाबात का ताल्लुक़ है, चूँकि केस ज़ेर समाअत है, लिहाजा मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। जो भी अदालत का फ़ैसला होगा उस पर मनोवन अमल दरामद किया जाएगा। जो 30 दिसंबर 2022 का फ़ैसला था बलदियाती इलेक्शन 31 दिसंबर को कराने का, उसके हवाले से भी हमने यही कहा था कि अदालती हुक्म सर आँखों पे है और इंतज़ामी तौर पे भरपूर कोशिश की गई, लेकिन अमली तौर पर मुमकिन ना हो सका। आज भी जो अदालत का हुक्म होगा उसके मुताबिक इंशाअल्लाह फेडरल गवर्नमेंट पूरी मुआवनत करेगी इलेक्शन कमीशन की इस्लामाबाद में बलदियाती इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से। इस्लामाबाद में अक्सर ये पूछा गया कि तादाद क्यों बढ़ाई गई। इस्लामाबाद पाकिस्तान का इस वक्त वो शहर है जिसमें सबसे ज़्यादा माइग्रेशन हो रही है, तेज़ी से आबादी बढ़ रही है। लिहाजा यहाँ की ज़रूरियात को बेहतर तरीके से हल करने के लिए इस्लामाबाद में यूनिट काउंसिल्स की तादाद को बढ़ाया गया, नंबर 1। फिर मेयर का जो इलेक्शन है, डिप्टी मेयर का इलेक्शन, उसे बराह रास्त इंतखाब के ज़रिए करवाने के लिए हमने पार्लियामेंट से बिल भी पास कराया और ये आपके इदारों को इंशाअल्लाह मज़ीद बाइख्तियार बनाएगा। और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब से बलदियात के इलेक्शन शुरू हुए हैं, जो झूठा प्रोपोगंडा कर रही है, कभी मुस्लिम लीग नून के पास कैंडिडेट कम है, वो सारे के सारे मैंने आपको बताए कि सारे कैंडिडेट्स पूरे हैं, लिस्टें आपको फ्राहम की, उनका झूठ बेनकाब किया। और फिर उसके बाद उनकी बलदियात के इलेक्शन से जो दिलचस्पी है वो सिर्फ एक जुमले में ये कहूँगा कि साबका जो बलदियाती इलेक्शन है जो 2015 में हुआ, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट को ये क्रेडिट हासिल है कि वो हमारे दौर में हुआ जब मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे। और उससे पहला बलदियाती इलेक्शन इस्लामाबाद में कब हुआ? 1979 में। इस्लामाबाद में 1979 के बाद पहला बलदियाती इलेक्शन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट ने कराया। और जब वो बलदियाती इलेक्शन के इदारों की मुद्दत मुकम्मल हुई जनवरी 2021 में, मुतअद्दिद दफ़ा इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की हुकूमत को लेटर लिखे कि हल्काबंदी हम कराना चाहते हैं, हमारी मुआवनत करें। कोई जवाब नहीं दिया गया। जब शेड्यूल जारी कर दिया गया 2021 में बलदियाती इलेक्शन का, तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, वो उस इलेक्शन को रोकने के लिए ऑर्डिनेंस ले आए और वो ऑर्डिनेंस बाद में स्ट्राइक डाउन हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। तो ये तकरीबन 1 साल और 4 महीने की मुद्दत है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होती है इस्लामाबाद में, जनवरी 2021 से अप्रैल 2022 तक, और बलदियाती इलेक्शन नहीं कराए जाते। हर तरह का रोड़ा अटकाया जाता है बलदियाती इलेक्शन के इनेकाद में, हर तरह की रुकावट खड़ी की जाती है, कभी इलेक्शन कमीशन को जवाब ना दे के, कभी ऑर्डिनेंस करके, कभी और हीले बहानों से। और आज वो ये जाहिर कर रहे हैं और ये आप ये कहें कि झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि हम तो बलदियाती इलेक्शन के बहुत हक में हैं। दूसरी दलील सुने कि जब 2018 में पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कायम होती है, वहाँ पे बलदियाती इदारे मौजूद थे, भरपूर तरीके से काम कर रहे थे। ज़िला काउंसिल के चेयरमैन मौजूद थे, म्यूनसिपल कॉरपोरेशनों के चेयरमैन मौजूद थे, तहसील कमेटीज़ के जो हमारे कॉरपोरेशन हैं, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के मेयर मौजूद थे पूरे पंजाब में। वो सारे के सारे इदारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिए जैसे ही अपनी हुकूमत बनी 2018 में। पंजाब गवर्नमेंट ने मुअत्तल किए। ये तमाम चेयरमैन हजरात और ये तमाम बलदियाती नुमाइंदे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चले गए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इन इदारों को बहाल कर दिया और बहाल होने के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने ना इन्हें काम करने दिया, ना इन्हें दफ्तरों में बैठने दिया। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है। उसके बाद तौहीन अदालत में ये गए, सुप्रीम कोर्ट में दोबारा ऑर्डर हुआ कि इन इदारों को काम करने दिया जाए, इन्हें दफातर दिए जाएं, लेकिन उस पर बिल्कुल अमल दरामद नहीं हुआ। ये इनकी मोहब्बत है बलदियाती इदारों के साथ, बलदियाती नुमाइंदों के साथ। आज KPK में इलेक्शन के बाद जो बलदियाती इदारे मौजूद है, आप में से भाइयों का काफ़ी का ताल्लुक उससे उन KPK से होगा, वरना हम सब की दोस्तियाँ वहाँ मौजूद हैं। पता करें क्या कोई इख्तियार वहाँ पे उनको दिया गया है, क्या उन इदारों को कोई फाल बनाया गया है? बिल्कुल भी नहीं। हम इस्लामाबाद के बलदियाती इदारों के हवाले से सबको दावत देते हैं, तहरीक इंसाफ को भी दावत देते हैं,
दीगर सियासी जमातों को दावत देते हैं कि आएँ अपनी राय दें। हम इन इदारों को और इस्लामाबाद को बिलखुसूस मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि हम इसे मुकम्मल बाइख्तियार बनाएंगे। इस्लामाबाद का मेयर वो होगा जो इस्लामाबाद में इंशाअल्लाह आपको पता लगेगा कि वो एक बाइख्तियार मेयर है। जो हमारे चेयरमैन हजरात होंगे बाइख्तियार होंगे। और हमारे इस्लामाबाद की डायनामिक्स वैसे भी पूरे पाकिस्तान की शहरों से मुख्तलिफ है। हमारे इस्लामाबाद का जो दही इलाका है उसके बुनियादी मसाइल आज भी जूं के तू हैं। बुनियादी उनके जो इशूज़ हैं वो आज भी हल तलब हैं। इस्लामाबाद के शहरी इलाके जो हैं पाकिस्तान के जदीद तरीन इलाकों में शुमार होते हैं। इनके वो मसाइल नहीं हैं। तो हम इस पर भी गौर कर रहे हैं कि अपने दही इलाके के मसाइल को तेज़ी के साथ उनके डोर स्टेप के ऊपर हल करने के हवाले से क्या इक़दाम उठाए जाएँ, उसके ऊपर हम भरपूर एक कम्प्रीहेंसिव प्लान लेके आ रहे हैं। और इंशाअल्लाह इस्लामाबाद में बलदियाती इलेक्शन के बाद जो हमारी यहाँ पे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बनेगी वो पूरे पाकिस्तान में इंशाअल्लाह ताला एक मॉडल होगी। ये हमारी कमिटमेंट है इस्लामाबाद के शहरियों के साथ, इस्लामाबाद के रिहायशियों के साथ, क्योंकि ये शहर जो है पूरे पाकिस्तान से हमारे चारों सूबों से, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, वहाँ से तमाम आए हुए बाशिंदों का एक ऐसा गुलदस्ता है जिसकी मिसाल पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलती। और यहाँ के मसाइल भी बहुत हैं। उस दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने भी इसके बारे में रिमार्क्स दिए कि इस्लामाबाद के मसाइल आज भी हल तलब हैं। हम उन्हीं बुनियादों के ऊपर हम कोशिश कर रहे हैं। और मैं इस कमिटमेंट के साथ बलदियाती इलेक्शंस को इंशाअल्लाह अदालती हुक्म के मुताबिक मनोवन जिस अंदाज से हुक्म दिया जाएगा कराए जाएंगे। इंशाअल्लाह मुकम्मल मुआवनत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से फराहम की जाएगी। लेकिन तहरीक इंसाफ के इस झूठे, मनफी, मजमूम, गुमराह कुन प्रोपेगेंडे को मैं दोबारा कंडेम करता हूँ जो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑनरेबल जजेस और बेंच के ख़िलाफ़ शुरू की हुई है। आपको अपनी हार नज़र आ रही है। आपको मैंने तो उस दिन भी कहा था, मैंने कहा घोड़ा भी हाजिर है, मैदान भी हाजिर है, इलेक्शन होगा, आपको पता लग जाएगा किस जमात की कितनी मकबूलियत है। आपने अपने 4 साल दौर में कोई एक प्रोजेक्ट इस्लामाबाद में अगर कोई किया हो वो सामने लेके आएँ। ज़ाहिर इलेक्शन कैंपेन में जब आप जाएंगे तो सामने लेके आएंगे। हम लोगों को बताएंगे कि हमारे मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के 5 साल दौर में क्या हुआ और जो हमारा 2013 से लेकर 18 तक का दौर था उसमें इस्लामाबाद में कितने मेगा प्रोजेक्ट्स हुए, हम भी लोगों को बताएंगे। बाकी अगर आपके दिल में, तहरीक इंसाफ के दिल में अगर ये कोई खाम ख्याली है कि इमरान खान साहब के झूठ और मनफी सियासत के बलबूते पे लोग आपको वोट देंगे तो वो भी अब एक्सपोज हो चुकी है। वो भी अब उसका भी सहर लोगों के दिलों में जो आप समझते हैं मौजूद है वो बिल्कुल भी नहीं है। इमरान खान साहब का सियासी चैप्टर क्लोज हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पाकिस्तान में अब दोबारा बनने वाली नहीं है और उसकी बुनियाद वो नुकसान है जो आपने पाकिस्तान को पहुंचाया। आज पाकिस्तान के एक एक फ़र्द, एक एक शहरी इस बात से आगाह है कि जब आप गवर्नमेंट में थे उससे पहले आपने वादे क्या किए थे जिनकी बुनियाद पे आप 2018 में इलेक्शन में आए, और उसके बाद आपने उन वादों की तकमील के लिए आपने क्या किया। सिवाय झूठ के, सिवाय इल्ज़ाम तराशियों के, सिवाय दूसरों को गालियां देने के आपके पास पाकिस्तान के अवाम को देने के लिए कुछ नहीं है। इस सिस्टम को करप्ट करना, इस सिस्टम को पाकिस्तान का गैर फ़ाल करना, इदारों को तबाह करना, ये आपके क्रेडिट में ज़रूर है। और इस बलबूते के ऊपर अगर आप समझते हैं कि दोबारा आप इलेक्शन में आएंगे और जीत जाएंगे तो ये आपकी खाम ख्याली हो सकती है। ऐसा मुमकिन नहीं है। आज यानी कोई भी शख्स जो पाकिस्तान से मोहब्बत करता हो, और हम सब करते हैं अल्लाह ताला के फजल से, ये मुल्क हमें अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ है। खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट करने की बातें, और बड़ी खुशी से कह रही है पाकिस्तान तो बहुत जल्द डिफ़ॉल्ट करने वाला है। पाकिस्तान कभी डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा इंशाअल्लाह ताला। और आज मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि जेनेवा में जो एक कामयाब डोनर्स कॉन्फ्रेंस हुई है और पाकिस्तान में को 9 अरब डॉलर्स मिलने की जो खुशखबरी कौम को मिली है, इससे आज हमारे जो सियासी मुखालफीन हैं यकीनन उनकी नींदें उड़ गई होंगी। हालांकि मैंने कहा कि पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला कोई भी शख्स ये खुशखबरी सुन के खुश होगा। आपको याद है जब IMF से हमारी हुकूमत बात करने जा रही थी तो इनके जो साबका वज़ीर ख़जाना थे वो पंजाब के और KPK के वज़ीर ख़जाना को फ़ोन करके क्या अहकामात दे रहे थे, क्या मशवरे दे रहे थे कि आप बराह रास्त IMF को लिखे कि हम दोनों सूबे
फेडरल गवर्नमेंट के साथ ताउन करने के लिए तैयार नहीं है ताकि IMF की डील फेल हो। भाई IMF की डील कोई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की, कोई हमारे किसी कैबिनेट मिनिस्टर की कोई ज़ाती डील तो नहीं है, पाकिस्तान की डील है, पाकिस्तान को आगे लेके जाने की डील है, पाकिस्तान को उन अंधेरों से निकालने की डील है जिसमें आपने अपने 4 साल दौर में पाकिस्तान को धकेला है, मुआशी तौर पर पाकिस्तान को आपने तबाह किया 4 साल में। उससे निकालने के लिए IMF से बात हो रही है और उसको भी नाकाम करने के लिए आप साजिश कर रहे हैं। तो सिर्फ एक का मैंने जिक्र किया, अगर बाकी मैं आपको बात करूं कि क्या क्या साजिशें इन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ की नुकसान पहुंचाने के लिए। भाई आपकी लड़ाई अगर सियासी जमातों से है तो सियासी मैदान में लड़ें, मुल्क को क्यों दाव पे लगाते हैं? मुल्क की सालमियत, मुल्क की मुआशी तरक्की को क्यों दाव पे लगाते हैं? लेकिन उन्होंने कोई परवाह नहीं की। और आज अल्लाह ताला के फजल से हम अपने तमाम आलमी पार्टनर्स शुक्रिया अदा करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में जितने हमारे इत्तेहादी पार्टीज़ हैं, उनके एलाइज, वो सारे वहाँ पे इस कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए और ये अच्छी खबर पाकिस्तान को सुनने को मिली। और इंशाअल्लाह ताला आइंदा आने वाले दिनों में हम पूरा यकीन रखते हैं कि मुल्क इंशाअल्लाह आगे बढ़ेगा, मुल्क तरक्की करेगा, इलेक्शन पाकिस्तान में अपने वक्त पे होंगे, असम्बली अपनी आइनी मुद्दत पूरा करेगी और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को थोड़ा बहुत ख्याल है कि शायद इनकी कुछ चंद % मकबूलियत रह गई है, इंशाअल्लाह वो भी ख़त्म हो जाएगी। बहुत शुक्रिया और आप सब की तशरीफ़ आवरी का और आप सब का टाइम देने के लिए मैं एक दफ़ा फिर आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। देखिए, मैंने आपको जो बात की है कि मुआशी तौर पे मुल्क की जो सूरत हाल है वो अब सबके सामने है और जो हमारी मुखालिफ सियासी पार्टियां हैं वो हमारी मुखालफत में मुल्क को डिफ़ॉल्ट होता हुआ देखने पे राज़ी हैं कि हुकूमत इनकी है, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए, हुकूमत के सर ये बात आए, हुकूमत के गले पड़े। भाई हुकूमत के ज़िम्मे आप और बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हैं, ये तो एक पॉलिटिकल सियासी जंग होती है, सियासी जमातों में चलती रहती है, लेकिन आप मुल्क की तरक्की, मुल्क की सालमियत, जैसे मैंने पहले कहा, और मुल्क की मईशत को तो दाव पे ना लगाएं। मैंने आपको जो बात की है कि मुल्क में जो इस वक्त ये ख़तरा था कि हमने अपनी अदायगियाँ किस तरह करनी है, आगे जो किस्तें आ रही हैं, जैसा कि आपने कहा कि तहरीक इंसाफ के दौर में जो रिकॉर्ड कर्जे लिए गए वो सॉवरेन गारंटी के साथ होते हैं ना। कोई गवर्नमेंट ये तो नहीं कह सकती कि वो पिछले दौर में लिए गए और हम नहीं इसका किस्त दे सकते, वो हमने देनी है। तो लिहाजा जब आप उन चीज़ों से निकलते हैं, स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं, तो इंशाअल्लाह 1 साल के बाद मैं यकीन से कहता हूँ कि मुल्क में सूरत हाल बहुत बेहतर होगी। और एक और बात मैं आपको अर्ज़ करता चलूँ, एक और पॉइंट इसी से रिलेटेड है। देखिए, पाकिस्तान में इस्तेहकाम उसी वक्त आ सकता है कि जब आपके मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। जो लोग भी आपके साथ तिजारत करने के लिए, आपके साथ काम करने के लिए, आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ रहे हैं, अगर उनको इस तरह के बयानात रोज़ाना की बुनियादों के ऊपर देखने को मिलें कि आज एक सूबे की असम्बली टूट रही है, कल दूसरे असम्बली की सूबे टूट रही है, हम पंजाब की तोड़ रहे हैं, हम KPK की तोड़ रहे हैं, जो इनकी आपस में गुफ्तगू है, साइफर निकल आया है, उसका झूठ आप पकड़ा गया कि वो भी एक साजिश थी। तो इस तरह के अनरेस्ट में, इस तरह की बेयकीनी की कैफियत में जो आपके दोस्त और साथी आपके साथ मिल के कदम से कदम मिला के चलना चाहते हैं, वो भी हिचकिचाते हैं। तो मैंने ये कहा कि सियासी जंग तो सियासी मैदान में होती रहती है, लेकिन आज भी हम दावत देते हैं, हमारे तमाम लीडर्स ये बात करते हैं, मैं बड़े एतमाद से ये बात करता हूँ अपनी पार्टी के फोरम के ऊपर कि आए बैठे, कौमी असम्बली का फोरम मौजूद है, इमरान खान साहब आए, उनके सारी साथी हैं, बैठे, अगर कुछ बेहतर हो सकता है, कोई काम जिस तरह हम कर रहे हैं इससे भी बेहतर हो सकता है, मशवरा दें। शहबाज शरीफ साहब जब लीडर ऑफ अपोजिशन बने तो सबसे पहले उन्होंने कहा था कि चार्टर ऑफ इकॉनमी होना चाहिए और हम पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए हुकूमत का साथ देने के लिए तैयार हैं। हालांकि उस वक्त बहुत ज़्यादा रिजर्वेशंस थी कि हम असम्बली का हिस्सा बने कि ना बने, उसके बावजूद हमने कहा कि मुल्क को आगे लेके जाने के लिए हम साथ देने के लिए तैयार हैं, बैठने के लिए तैयार हैं। मेरा ख्याल है कि यही वो जज्बा है जो इस मुल्क को बुरानों से निकाल सकता है और इंशाल्लाह निकलेगा।
जैसे कि आज भी अदालत में अब हम इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं इस्लामाबाद तो भाई कि भाई आपकी पार्टी कहती है कि अभी आपने भी कहा कि बात ले ले, इसी तरह अभी तक आप हेल्थ मिनिस्टर भी हैं उसी के दायरे के अभी तक आज तक उनको तनख्वाह नहीं मिली है। तो ये देखिए, जो बलदियाती इलेक्शंस के हवाले से मैंने, मेरा ख्याल है कि आपको बहुत तफसील से बता दिया है, वो दोहराना ही होगा, सारे साथी उसको समझ गए होंगे, रेपिटिशन ही होगी कि तारीख वाइज मैंने आपको बताया है। उसमें हुक्म इम्तनाई कोई भी नहीं था, कोई स्टे ऑर्डर नहीं लिया गया, ना किसी फोरम पे स्टे ऑर्डर दिया गया है। वो चंद टेक्निकल रीजंस थी जिसकी बुनियाद के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 27 दिसंबर को शेड्यूल मनसूख करके बलदियाती इलेक्शन को मुलतवी कर दिया था। उसके बाद ये अदालती कार्रवाई आपके सामने है और जिन इंतज़ामी टेक्निकलिटीज़ की वजह से और अमली तौर पे मुमकिन ना होने की वजह से वो इलेक्शन 31 दिसंबर को ना हुआ था और उसी हवाले से अभी जो है वो केस की समाअत हो रही है और इंशाल्लाह जो भी ऑर्डर होगा हाई कोर्ट का उसके मुताबिक इलेक्शंस होंगे। जी शहजाद साहब, आपने कहा कि आपके दौर में बड़े काम हुए, तरक्याती काम हुए, इमरान खान साहब ने कोई काम नहीं कराया। क्या वजह है कि आपके ये कामों की जो तशहीर है वो उस तरह नहीं हो सकी जिस तरह इमरान खान साहब की बातों की तशहीर हो रही है? एक तो ये है, इसका जवाब देते कि आपका सोशल मीडिया कमजोर है, आपके मीडिया से ताल्लुकात अच्छे नहीं है, क्या है? दूसरा ये बता दें कि एक और यहाँ पे मसला चल रहा है, सरकारी मुलाजिमीन के जो इजाफी कमरे उन्होंने बनाया उसको गिराने के लिए वापस का फैसला आया, आप कहाँ पे उसमें क्या मौका था? पहली बात तो ये है जी कि हमारे मीडिया से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, बड़े मिसाली ताल्लुकात हैं। मीडिया को हमारे दौर में साबका हो मौजूदा हो कभी भी ना इतना टॉर्चर किया गया और ना कभी उनका गला घूंटा गया इतना जितना इमरान खान साहब के दौर में घूंटा गया, एक बात। दूसरी बात यह है जी कि इमरान खान साहब ने, आपने कहा कि वो अपनी तशहीर बहुत ज़्यादा करते हैं, खाली बर्तन जो होता है वो खड़कता ज़्यादा है और अपने अगर प्रोजेक्ट्स जो हमारे हैं उनकी बाहर सूरत हम पूरी कोशिश करते हैं कि मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए आवाम तक पहुँचाया जाए। बाकी अगर किसी जगह कमी रह गई है तो मैं ज़रूर आपकी इंशाल्लाह ताला शागिर्दी में मज़ीद हम उसको इंशाल्लाह ताला बेहतर बनाएंगे। तीसरी बात जो आपने की कि जो सरकारी रिहाइशगाहें हैं इस्लामाबाद के अंदर, जो सरकारी मकान है उसके अंदर जो कोई कंस्ट्रक्शन या कमरे बने हैं, ये एक मसला अभी हाल ही में रेज़ हुआ है। दो तीन चीज़ें मैंने, क्योंकि लोकल थी, मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा उस तरह नहीं बनाई। बेशक हमारी गवर्नमेंट हो, लेकिन जहाँ पे इस्लामाबाद के लोगों के साथ ज़्यादती होगी वहाँ पे मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं पूरी आवाज़ बुलंद करूँगा और आपको नज़र भी आएगा। मिसाल के तौर पे इस्लामाबाद में, चूँकि इस्लामाबाद 1960 में बना और पाकिस्तान 1947 में बना, हमारी कई आबादियाँ ऐसी हैं जो इस्लामाबाद रूरल एरिया में जो 1947 से पहले की हैं। मेरा अपना ताल्लुक़ चक शहजाद के इलाके से है। हमारा वहाँ पे ख़ानदान पाकिस्तान बनने से कई सौ साल पहले से आबाद है। पहले डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी होता था, बाद में इस्लामाबाद बन गया। तो इस्लामाबाद बनने के बाद भी जितनी तामीरात हुई हैं इस्लामाबाद के रूरल एरिया में, उनके लिए CDA के पास नक्शा पास करने की कोई फैसिलिटी नहीं है। कोई डायरेक्टरेट या कोई सेक्शन ऐसा नहीं है CDA का जो इस्लामाबाद के दही इलाके के अंदर नक्शा पास कर सके, चाहे वो कमर्शियल बिल्डिंग हो चाहे वो रिहायशी बिल्डिंग हो। हाँ, एक बिल्डिंग ऐसी है कि जिसका नक्शा CDA ने पास किया है इस्लामाबाद के रूरल एरिया में, और वो इमरान खान साहब का घर है। उसके अलावा हमारे कोई जो तकरीबन 11-12 लाख 13 लाख 14 लाख इस्लामाबाद की दही आबादी है, किसी एक का भी नक्शा पास नहीं है, रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ। तो जब आपका नक्शा पास करने की आपके पास कोई डायरेक्टरेट ही नहीं है तो फिर आप लोगों के आज प्रॉपर्टीज़ को जाके सील कैसे कर सकते हैं? उसको अगर आपने कोई ऑर्गेनाइज़ करना है, मैं CDA को कह रहा हूँ, उसके लिए कोई मैकेनिज़्म बनाएंगे, जिसके लिए मैंने चेयरमैन से बात की है, जिसके लिए मैंने अपने बाकी जो कंसर्न हमारे ऑफिशल्स हैं, इंटीरियर मिनिस्टर साहब राना सनाउल्लाह खान से बात की है। बाकायदा एक मैकेनिज़्म के ज़रिए इन तामीरात को, इन आबादियों को फैसिलिटीज़ देंगे और इन्हें रेगुलराइज एक चैनल से करेंगे। इस तरह नहीं कि जाके उन्हें सील करें और उन्हें जुर्माने करें, उसका रास्ता भी मैंने रोका है। जो आपने सरकारी रिहाइशगाहों की बात की है, इसके ऊपर अगर किसी ने कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन की हुई है, कोई अपनी हद से तजावुज़ करके किसी ने कंस्ट्रक्शन की है, तो उसका तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन जो आर्जी तौर पे तामीरात होती हैं, जैसे किसी ने कोई गाड़ी बाहर खड़ी है उसके ऊपर आपने कुछ छत डाल ली है, कोई इस तरह की आर्जी तामीरात हैं, उनको बाहर सूरत ऐसे नहीं होगा कि रातों रात उनको गिरा दिया जाए। मैंने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जो हमारे जो हाउसिंग की कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी, डॉक्टर इबाद साहब हमारे भाई, उनसे भी बात की है और स्टेट ऑफिस से भी बात की है
इंशाअल्लाह ताला उनका पूरा ख्याल रखा जाएगा। देखें, अदालत के अंदर जो सबसे बड़ा सवाल है जिसमें अभी आखिरी हमारी पेशी भी हुई है वो ये है कि क्या इलेक्शन 101 यूनियन काउंसिल्स भी कराए जाएं या जो फेडरल गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है जिसमें यूनियन काउंसिल्स की तादाद को बढ़ाया गया है, 125 किया गया है, और वो जो हमारा इस वक्त इलेक्शन एक्ट है 2015 उसमें सेक्शन 6 के तहत ये प्रेरोगेटिव और इस्तेहकाक फेडरल गवर्नमेंट का है कि वो यूनियन काउंसिल्स की तादाद का तयन करेगी, और उसको इलेक्शन और हाई कोर्ट उसको इंडोर्स कर चुकी है अपने साबका फैसले में। ये फेडरल गवर्नमेंट ने ही इसका फैसला करना है। तो अगर 125 पे इलेक्शन होता है, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि 125 पे ही होगा, उसके लिए नई हल्का बंदियाँ होंगी, उसके लिए नया शेड्यूल जारी होगा, उसमें 3 से 4 माह जो मुद्दत आपने कही है वो लग सकती है, और अगर 101 पे होता है तो उसके लिए तो इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 8 से 10 दिन एक एक करके। जी मोर साहब, उनके दौर में आटा जो है वो 80 रुपए किलो था, आपकी हुकूमत आते ही अभी जो है ना वो 180 रुपए 160 से 180 रुपए किलो हो गया। घी कहाँ चला गया? आपके दौरे हुकूमत में अभी अस्पतालों में दवाई नहीं मिल रही है। उन चोरों के आग बकौल आपके उन चोरों ने सारा कुछ ले लिया है। उनके दौर में मैं बताऊंगा, जवाब देता हूँ। दौर में नहीं मिली है, आप वोट कैसे लेने जाएंगे? देखें, जहाँ तक ताल्लुक है, नहीं, बड़ा सही आपने सवाल किया जी, मैं इसका जवाब देता हूँ। पहली बात यह है जी कि सबसे पहले आटे पे आते हैं। देखिए, ये एक बदकिस्मती है कि जो आपके ताल्लुकात, मैं सियासी ताल्लुकात की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में। पाकिस्तान की तारीख में कभी इस पे आंच नहीं आई, क्योंकि मुल्क को चलाना है ना। आज हमने कहा जी, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि मार्केट्स जो है बंद होनी चाहिए, जल्दी बंद होनी चाहिए, तवानाई बचेगी, मुल्क में बिजली बचेगी, मुल्क में पैसे की बचत होगी। पंजाब ने KPK ने कहा कि हम नहीं मानते। ये जो मामलात मैं आपको कर रहा हूँ कि सियासत बेशक अपनी पे है, मुख्तलिफ सियासी जमातों की हुकूमत है मरकज़ में और सूबों में, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स जो हैं उसमें ये ताल्लुकात हमेशा बहाल रहते हैं और एक दूसरे के साथ ताउन किया जाता है, क्योंकि मुल्क को आगे चलाना है। अब इसी तरह ये आटे वाला मामला है, जब तक मरकज़ और सूबों के अंदर ये ताल्लुकात जो हैं, ये एक गुड वर्किंग रिलेशनशिप ये नहीं होती, उस वक्त मामलात ख़राब होते हैं। अब आपने कहा कि वजूहात क्या हैं? आटा पाकिस्तान से स्मगल हो रहा है, आटे की कीमत पाकिस्तान से बाहर, पाकिस्तान से ज़्यादा लोगों को मिल रही है। उस स्मगलिंग को रोकना है, उसके लिए सूबे आपके साथ चाहिए, वो आपकी वफाकी मशीनरी के साथ ताउन करना चाहिए उन्हें। इसी तरह आटे की तरसील है, वो आपकी फेडरल गवर्नमेंट के अंदर, तो आपको पता है यहाँ पे कितनी ज़मींदारी होती है, यहाँ पे आटे ने आना है, किस रेट पे आना है, सूबों ने गंदम का रेट क्या देना है, कैसे उसको कंट्रोल करना है, ये सारे वो मामलात हैं। लेकिन इस्लामाबाद में जो आटे की शॉर्टेज है उसके लिए मैं अर्ज़ कर देता हूँ कि हमने सब्सिडाइज्ड रेट्स के ऊपर इस्लामाबाद के तमाम इलाकों में, चाहे वो शहरी हैं चाहे वो देहाती हैं, वहाँ पे मराकज़ कायम किए हैं जो हमारी इस्लामाबाद इंतज़ामिया के ज़ेर निगरान कंट्रोल रेट के ऊपर वहाँ पे हम आटा फराहम कर रहे हैं। और उसके साथ मैंने इंतज़ामिया को ये भी कहा है कि ये जो मुख्तलिफ हमारे सेल पॉइंट्स ट्रक्स की शक्ल में होते हैं, जो ट्रक जाके सेल पॉइंट पर आटा डिलीवर करता है और लाइन लगा के लोग आटा लेते हैं, मैंने उनसे गुजारिश की है और उन्हें हिदायत की है कि इसको भी ख़त्म किया जाए। जो दुकानदार हजरात हैं मुख्तलिफ बाज़ारों में, पूरे इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ, ज़िले की बात कर रहा हूँ, उन्हें ये ज़िम्मेदारी दी जाए और ये आटा उन्हें फ़राहम किया जाए ताकि मामूल के मुताबिक हमारे इस्लामाबाद के रिहायशी वहाँ से कंट्रोल रेट पे जो गवर्नमेंट ने तयन किया है सब्सिडाइज रेट, उस पर वो आटा वहाँ से फ़राहम कर सकें। हम दिन रात इस पर कोशां हैं, इंशाल्लाह इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट कर रहे हैं। मेरे भाई ने जो गौरी टोन की बात की, आज भी मेरी सुबह मीटिंग हुई है GM सुई गैस से। ये खुशखबरी मैं आपको दे सकता हूँ कि हमने अपनी फेडरल गवर्नमेंट से
2013 से लेके 18 के दरमियान जितने डायरेक्टिव जारी हुए हैं, जितने हमारे जॉब नंबर्स जारी हुए हैं, सुई गैस की पहले बात कर रहा हूँ, उन पे काम करने के अहकाम जारी करवा दिए हैं। तो इस्लामाबाद में वो जो मुकम्मल बैन था ना कि अब लाइन ही नहीं बिक सकती, सुई गैस आगे चल ही नहीं सकती, तो वो हमने खुलवा दी है। जहाँ जहाँ सुई गैस की पाइपलाइनों की ज़रूरत होगी उसमें से बैन ख़त्म हो गया है। और उसके बाद जो मीटर्स के ऊपर पाबंदी है वो दो तरह की है। एक पाबंदी सुई गैस के मीटर्स और बिजली के मीटर जो हैं उन पे कुछ कोर्ट्स के फ़ैसले थे, वो भी अब इतने आप ये कहें कि डायरेक्ट उनको मुअत्तल नहीं कर रहे, वो डायरेक्ट उनको मुतासर नहीं कर रहे। एक कैबिनेट का फ़ैसला था, वो फ़ैसला भी हमने अंडू किया है। और अब ये जो मुख्तलिफ डायरेक्शंस CDO को दी जाती रही स्टैंडिंग कमेटी से, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से, कि आप जो इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, जो आपने एक नाम लिया गौरी टाउन का, और इस तरह कोई लिस्टें CDA ने कोई 150-200 सोसाइटीज़ की बनाई हुई हैं, उन पे CDA के सारे मैंने बताया 150-200 सोसाइटीज़ की लिस्टें बनी हुई हैं CDA के पास, और वो कह रहे हैं जनाब कि ये इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं। अब अगेन मैं आपको ये बात कर रहा हूँ कि इस पर मैंने ये केस पहले भी लड़ा था, अब भी लड़ रहा हूँ। जिस जगह किसी भी आबादी ने अपने साथ टाउन लगाया है, बेशक मैं दोबारा कह रहा हूँ कि पाकिस्तान बनने से पहले की आबादी है, मिसाल दे सकता हूँ आपको, ये बर्मा टाउन है और इकबाल टाउन है और कई ऐसे इलाके हैं, सिर्फ टाउन लिखा हुआ है, वो सारे उन्होंने इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ डिक्लेयर की हुई हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। CDA नहीं की हैं लेकिन गलत की हैं। हम काबीना से प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टिव के ज़रिए इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द इस्लामाबाद में जो मीटर्स की इंस्टॉलेशन पे पाबंदी है उसको भी ख़त्म कर रहे हैं इंशाअल्लाह, और डिस्क्रिमिनेशन खत्म। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी।